हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके सामने श्वसन तंत्र को लाए हैं। देखिए, जो श्वसन तंत्र है यह एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्लास 10th के लिए भी, 11th 12th के लिए भी, और साथ ही साथ आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप इसका लेक्चर सुनिए, लेक्चर आप सुनिए। जहां जहां लेक्चर का जरूरत होगा आपको हम लेक्चर देंगे, और जहां चित्र बना के समझाना होगा हम आपके सामने चित्र बना के आपको समझाएंगे। देखिए, श्वसन तंत्र की बात करें और श्वसन की बात करें, श्वसन तंत्र और श्वसन की बात करें तो दोनों ही अलग अलग है। श्वसन तंत्र सजीव के शरीर में पाए जाने वाली, सजीव के शरीर में पाए जाने वाली वैसी सामूहिक अंग, सजीव के शरीर में पाया जाने वाला वैसा सामूहिक अंग जो सांस लेने में सहायता करता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। सजीव के शरीर में पाया जाने वाला वैसा सामूहिक अंग जो सांस लेने में सहायता करता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। और श्वसन तंत्र में हम श्वसन करते हैं, तो पहले आप श्वसन को जानिए कि श्वसन क्या है। श्वसन सजीव के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन सजीव के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सीजन शरीर के भीतर कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़कर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊष्मा का निर्माण करता है। वही बात करें, जो आपका श्वसन है यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका अर्थ कि इसमें ऊष्मा यानी ऊर्जा निष्कासित होती है, ऊष्मा निष्कासित होती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के दौरान श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है और ऊष्मा उत्सर्जित न होकर ऊष्मा का ह्रास होने लगता है, और जिस कारण जो है मृत शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है। मरे हुए शरीर का, मरा हुआ जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है। फिर वहीं अगला जो बात आता है आपका श्वासोच्छ्वास आता है। श्वासोच्छ्वास सांस का लेना और सांस का छोड़ना दोनों ही क्रिया साथ साथ हो तो वो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। सांस का लेना और सांस का छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और जो श्वासोच्छ्वास है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका देखा जाए श्वासोच्छ्वास को, तो ये दो भागों में बांटा गया। एक आपका निःशोषण, और वहीं आपका दूसरा जो है निःशोषण है। एक निःशोषण और दूसरा निःशोषण। निःशोषण सांस लेना, निःशोषण कहलाता है। सांस लेना ही निःशोषण कहलाता है, और सांस का छोड़ना निःशोषण कहलाता है। सांस लेना निःशोषण कहलाता है, और सांस का छोड़ना निःशोषण कहलाता है। जब हम सांस लेते हैं तो सजीव के शरीर में, फेफड़ा में 3 गैस भीतर जाती है। 3 गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन हो गया। वही जो है जब हम सांस छोड़ते हैं
तो भी 3 गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन। सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन शरीर में 21% जाता है, वही सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन 17% बाहर निकल आता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हम लेते हैं और नाइट्रोजन 78% लेते हैं। सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% जो नहीं के बराबर है, और नाइट्रोजन 78% हम लेते हैं। वहीं छोड़ते वक्त 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं और नाइट्रोजन जो है 78% छोड़ते हैं। और जो है श्वसन अंग की बात करें तो श्वसन अंग जो है आपका अलग अलग जीव में श्वसन अंग एक समान नहीं होता है। अलग अलग जीवों के श्वसन अंग भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग जीवों के श्वसन अंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो मनुष्य है, जीव जंतु, रोकिएगा, श्वसन तंत्र को और देखें तो श्वसन तंत्र आपका अलग अलग सजीव में, अलग अलग जीव जंतु में समान श्वसन अंग नहीं होता है, अलग अलग होता है। यदि आप देखिए मानव, कछुआ, मेढक, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब में जो श्वसन का प्रमुख अंग है वो होता है आपका फेफड़ा, वो होता है आपका फेफड़ा। वहीं आप जितने भी कीट हैं, कीट में आप जानते हैं टिड्डा, खोटा, पिपड़ी, कॉकरोच, ये सब का जो श्वसन अंग है ट्रैकिया है, ट्रैकिया। वहीं जलीय जीव की बात करें तो जलीय जीव में मछली हो गया, मेढक हो गया, कुछ सांप हो गए, इन सब का जो श्वसन अंग है गिल्स या क्लोम है। जलीय जीव का श्वसन अंग गिल्स या क्लोम है। वहीं जो जीवाणु का श्वसन अंग, बैक्टीरिया का जो श्वसन अंग है वो मिसोसोम है। इसके अलावा केचुआ की बात करें, जो आपका केचुआ है इसका प्रयोग आप मछली का चेहरा बनाने में करते हैं, या इसी को कहा जाता है किसान का दोस्त, फ्रेंड। केचुआ जो है श्वसन अंग उसका त्वचा है। केचुआ का मुख्य श्वसन अंग जो है त्वचा है। वहीं आप मेढक देख लीजिए तो जो मेढक है, मेढक के श्वसन अंग मुख्य 3 है। जब मेढक जल में रहता है तो वह श्वसन करता है गिल्स से या क्लोम से, गिल्स या क्लोम से। वही मेढक स्थल पर रहता है तो श्वसन करता है फेफड़ा से। और फिर देखिए वही मेढक आपका मिट्टी के भीतर रहता है, मिट्टी में रहता है। मिट्टी में जो श्वसन करता है वो आपका त्वचा से। तो मेढक के मुख्य 3 अंग गिल्स, फेफड़ा और त्वचा। उसी प्रकार जो आपका कछुआ होता है, कछुआ जब जल में होता है तो वह फेफड़ा से शोषण करता है। कछुआ मिट्टी के भीतर त्वचा से शोषण कर लेता है, और कछुआ स्थल पर रहता है तो फेफड़ा से शोषण कर लेता है। इसके बाद श्वसन मार्ग की बात करें कि श्वसन मार्ग क्या है, तो श्वसन मार्ग सजीव के शरीर में
सजीव के शरीर में हवा जिस रास्ते से प्रवेश करती है उसको श्वसन मार्ग कहते हैं। सजीव के शरीर में वायु हवा जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। और सजीव के शरीर में कई सारे श्वसन मार्ग है। कई सारे श्वसन मार्ग में आपका पहला जो है नासा द्वार है, फिर नासा कपाट है, फिर फेरिंग्स है, ग्रसनी जिसको आप कहिएगा, फिर लेडिंग्स है, फिर इपिग्लोटिस है, फिर आपका ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाइट्स है, फिर ब्रोंकियोल है, फिर आपका एल्वियोल है। फिर से सुनिए, नासा द्वार, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेडिंग्स, इपिग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाइट्स, ब्रोंकियोल, एल्वियोल, ये सब जो आपका है श्वसन मार्ग है। और श्वसन मार्ग में सबसे पहला जो आपका था नासा द्वार था। नासा द्वार जो आपका नासा द्वार है इसको आप नासा छिद्र भी कहते हैं। नासा छिद्र जो आपका नासा छिद्र है या नाक का पहला भाग होता है, ये गुद्दा वाला भाग होता है और इस मार्ग से हम वायु को भीतर लेते हैं, अंदर लेते हैं। फिर जो है इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और यह जो बाल है जब हम सांस लेते हैं तो सांस में धूलकण होता है और जो धूलकण है ये नाक के द्वारा धूलकण को रोकने का काम आपका नाक के बाल का होता है, नासाद्वार का होता है। फिर नासाद्वार के बाद नासा कपाट है। जो आपका नासा कपाट है, नासा कपाट ये हड्डी वाला भाग को हम नासा कपाट कहते हैं। उल्टा है, नसा कपाट कहते हैं। और जो नसा कपाट है, नसा कपाट ये हड्डी वाला भाग होता है। इसके भीतर छोटी सी थैली के समान रचना होती है जिसको आप ऑल्फैक्टरी लॉब कहते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी लॉब है यह हवा के साथ आए महक को सूंघने में सहायता करता है, सुगंध को लेने में सहायता करता है। उसके बाद इसी नासा कपाट में एक गाढ़ा चिपचिप लिक्विड पदार्थ होता है जिसको हम बलगम कहते हैं। ये जो बलगम है जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हवा में धूलकण होता है और धूलकण नाक के बाल से टपकर आगे बढ़ता है तो वो जो चिपचिपा पदार्थ है बलगम वो वहां पर उसको जाली के समान रचना में बनी रहती है और वो धूलकण को वहां स्टोर कर लेती है। फिर आप आगे देखिए, आगे ग्रसनी है, नासा द्वार, दूसरा नासा कपाट, तीसरा जो आपका ग्रसनी है जिसको आप फेरिंग्स कहते हैं। देखिए ग्रसनी नाक का दोनों नली और मुख का दोनों नली जिस बिंदु पर मिल जाता है, अंदर जाके जिस स्थान पर मिलता है उसको आप ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के बाद जो है आपका लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स कंठ द्वार को कहते हैं। जो आपका लैरिंग्स है, कंठ द्वार है, ये जो कंठ द्वार है ये वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स देखा जाए तो यहां से हम लगभग 20 तरह के साउंड को बदल बदल कर बोल सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ढकेल के इधर कीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए तो देखिए साउंड चेंज हो जाएगा। ये देखिए मेरा चेंज हो रहा है साउंड। आप इसको जितना तरीके से घुमाइएगा उस तरीके से आपका साउंड जो है चेंज निकलेगा। फिर आगे जो है
इस स्थान पर एपिग्लोटिस होता है। जो आपका एपिग्लोटिस है, एक त्वचा के समान एक रचना होती है, जीभ के समान एक रचना होती है। एपिग्लोटिस जो है आपका जीभ के समान रचना होती है। एपिग्लोटिस जीभ के समान रचना होती है। और यह रचना है सीधी, यह रचना जो है जीभ के समान कट कीजिए। एपिग्लोटिस जो है आपका एपिग्लोटिस, ये हमारी जीभ के समान एक त्वचा होती है जो ग्रास नली और फेफड़ा में गया नली ट्रेकिया के मुहासे पर होती है। यह एपिग्लोटिस जब हम भोजन करते हैं तो सांस वाला नली को बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो भोजन वाला नली को बंद कर देता है। और जो हम लोग का एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है मस्तिष्क, ब्रेन करता है। जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन कभी कभार एपिग्लोटिस के द्वारा श्वास वाला नली को बंद करना होता है तो बंद कर देता है जाकर के ग्रास नली को, जिस कारण जो है खाना खाते वक्त भोजन ग्रास नली में न जाकर श्वास नली में चल जाता है, और श्वास नली में हवा जाने का माध्यम है, और वह हवा जो भोजन श्वास नली में गया है उसको वापस धकेल देती है, और जिस कारण हम लोग छींकते हैं, और छींकने के दौरान कभी कभार नाक से चावल या दाल थाली में गिर जाता है, फिर पुनः वह उसे उठा के खा लेते हैं। तो ये छिक्की आने का कारण यहीं पर है। उसके बाद आगे जो है एपिग्लोटिस के बाद एक नली गई होती है, एक नली के समान रचना गई होती है जिसको आप ट्रैकिया कहते हैं। एपिग्लोटिस के बाद एक नली के समान रचना गई होती है, इस नली को आप ट्रैकिया कहते हैं। इस नली को आप ट्रैकिया कहते हैं। और जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया उपास्थि हड्डी होता है, नॉर्मल हड्डी होता है, और ट्रैकिया के भीतर गोल गोल जैसी रचना बनी होती है जिसको आप कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज ट्रैकिया को भीतर से सुरक्षा देता है। ट्रैकिया आगे चल के, जो ट्रैकिया है ये आगे चल के दो भागों में बटा रहता है। ट्रैकिया आगे चल के आपका दो भागों में बटा रहता है। इस दो भाग को कहा जाता है ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में बट जाता है जिसको कहते हैं ब्रोंकाइट्स। और ये जो ब्रोंकाइट्स है ये भी आगे चल के कई भागों में बट जाता है। ये भी आगे चल के आपका कई भागों में बट जाता है जिसको आप ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकियोल कहते हैं। और जो आपका ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल के मुहासे पर शीर्ष पर गोल गोल जैसी रचना होती है। गोल गोल जैसी रचना होती है। इस गोल गोल जैसी रचना को हम एल्वियोल कहते हैं। एल्वियोल कहते हैं। एल्वियोल कहते हैं या वायु कोष्ठक कहते हैं। और जो आपका ये जो संरचना है यह एक बंद डिब्बा में होता है जिसको आप फेफड़ा कहते हैं। यह जो आपका इस तरह की संरचना है ये एक बंद कमरे में होता है जिसको आप फेफड़ा कहते हैं। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा एक
बाहर झिल्ली, फेफड़ा के बाहर एक पतली झिल्ली के समान रचना होती है जो फेफड़ा को बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़ा बक्षगुहा में स्थित होता है और फेफड़ा में जाकर ही जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त वो जाके शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या है इसको समझ जाइए। वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसको आप शुद्ध रक्त कहते हैं, और वैसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो अशुद्ध रक्त कहलाता है। और जो अशुद्ध रक्त है, यह अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन से मिलता है और वह शुद्ध हो जाता है। फिर देखिए, जो आपका फेफड़ा है, यह फेफड़ा बक्षगुहा और उदरगुहा, बक्षगुहा में पाया जाता है, और बक्षगुहा और उदरगुहा के बीच में फेफड़ा के नीचे, बक्षगुहा उदरगुहा के बीच में फेफड़ा के नीचे इस प्रकार की कुछ संरचना होती है जिसको आप डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, जिसको आप डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। और जब डायाफ्राम की बात करें, जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो नीचे की ओर खिंचाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर खिंचाता है। सांस जब लेते हैं तो नीचे की ओर, सांस जब छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर खिंचाता है। फिर यदि बात करें नासाद्वार, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, फिर आपका जो क्या है आगे ट्रेकिया, फिर जो आगे दो भागों में बट गया ब्रोंकाइट्स, फिर आगे कई सारे भागों में बट गया ब्रोंकियोल, फिर आगे गोल गोल जैसी रचना बनी होती है एल्वियोल। एल्वियोल जो है, एल्वियोल में छोटी छोटी पतली पतली नसें गई होती है, और उन नसों में हीमोग्लोबिन होता है, उन नसों में हीमोग्लोबिन होता है। और यह हीमोग्लोबिन जो हम सांस लेते हैं, वो सांस में जो ऑक्सीजन है ये एल्वियोल में जाके स्टोर हो जाता है, एल्वियोल में जाके स्टोर हो जाता है। और एल्वियोल जो है, एल्वियोल में छोटी छोटी नसें होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वायु कोष्ठक से यानी एल्वियोल से ले लेता है और हीमोग्लोबिन दे देता है। हीमोग्लोबिन जो है ये दे देता है आपका, हीमोग्लोबिन दे देता है आपको रक्त को। रक्त जो ऑक्सीजन है, ये रक्त ऑक्सीजन को कोशिका में तक पहुंचाता है, कोशिका तक लेकर जाता है। और जो कोशिका है, कोशिका में, कोशिका का एक मुख्य अंग माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका के भीतर कोशिका का एक मुख्य अंग माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब ऑक्सीजन जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एक प्रक्रिया होती है, क्रेब्स साइकिल चक्र की प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, क्रेब्स साइकिल चक्र की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को तोड़ता है और 38 एटीपी का निर्माण करता है, और यही 38 एटीपी जो एक ग्लूकोज के बराबर होता है। और कोशिका के भीतर जो ग्लूकोज है वो एटीपी के रूप में ही संचित रहता है और ऊर्जा विमुक्त एटीपी के रूप में ही होता है। फिर कोशिका के भीतर होने वाले श्वसन की बात करें तो मुख्य रूप से कोशिका के भीतर दो प्रकार का श्वसन होता है। एक होता है आपका वायवीय श्वसन, एक होता है आपका अवायवीय श्वसन, जिसको आप ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं या अनऑक्सीशासन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन, ऑक्सीश्वसन, अवायवीय श्वसन, अनऑक्सीश्वसन। वायवीय श्वसन, ऑक्सीश्वसन, अवायवीय श्वसन, अनऑक्सीश्वसन। यह श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर होती है। देखिए,
वायवीय श्वसन को देखिए तो वायवीय श्वसन जो है आपका, वायवीय शोषण, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कोशिका में होने वाला श्वसन होता है, जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको आप ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रेब्स साइकिल चक्र की क्रिया होती है, जिससे ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और ग्लूकोज को तोड़कर जो है आपका 38 एटीपी का निर्माण करता है, जिससे कि ऊर्जा में मिलती है। ये आपका वायवीय श्वसन हो गया। वहीं अवायवीय श्वसन की बात करें, जिसको आप अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, जिसको आप अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं, अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। अनाक्षी श्वसन यह भी कोशिका में ही होती है, लेकिन यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। यह कोशिका द्रव में श्वसन की क्रिया होती है। यह जो श्वसन की क्रिया है अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन, यह कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में यह क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। कोशिका द्रव में पहले ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान जो है इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, और ये इथाइल अल्कोहल शरीर के भीतर मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें जो है जोरदार दर्द होता है, जोरदार शरीर में दर्द होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब आप दौड़ते होंगे तो दौड़ने के दौरान जो है आप श्वसन, आपके शरीर को श्वसन उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, और जिस कारण जो है आपके शरीर में अवायवीय श्वसन की क्रिया हो जाती है, और जो इथाइल अल्कोहल है वो जमा हो जाता है आपका पैर के मांसपेशियों में, और जिस कारण जो शरीर में जोड़ का दर्द उत्पन्न होता है। फिर जो है आगे श्वसन की बात करें तो पौधों में श्वसन की क्रिया को हम पिछले चैप्टर में समझा दिए हैं, और श्वसन यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।